वेलकम बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप यू आर स्टडिंग वेल। आपके लिए ये पूरा ह्यूमैनिटीज का ये जो स्ट्रीम है ये पूरा नया है, तो आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि जब आपने सिविक्स पढ़ा था तो अलग चीज थी, वही सिविक्स अगर पॉलिटिकल साइंस के रूप में आप पढ़ रहे हो तो आपके लिए थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। तो 10th से 11th तक का ये सफर बहुत कुछ अलग चीजें आपको दिखाएगा। एनसीईआरटी का जो सिलेबस है वो भी नया है। तो हम पॉलिटिकल साइंस में आपकी जो सेकंड बुक है पॉलिटिकल थियरी राजनीतिक सिद्धांत, उसको शुरू किया था हमने, और उसके 2 चैप्टर हम कवर कर चुके हैं। पहले में हमने जाना था कि राजनीतिक सिद्धांत होते क्या है, वो हमारे लिए पढ़ना क्यों जरूरी है, कैसे उनका विकास होता है और क्या उनकी भूमिका होती है हमारे डे टू डे लाइफ में, हमारे अध्ययन में, हमारी स्टडीज में। सेकेंड चैप्टर में हमने स्वतंत्रता के अलग अलग एस्पेक्ट्स के बारे में पढ़ा था। आपने सिर्फ फ्रीडम का नाम सुना था, स्वतंत्रता सुना था, लेकिन उसके इतने एस्पेक्ट थे होंगे ये भी आपने नहीं सोचा होगा। तो वो भी अपन स्टडी कर चुके हैं, उनके क्वेश्चन आंसर भी हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप वो वीडियोस जाके देख लीजिए। आज हम शुरू करेंगे तीसरा चैप्टर जो कि है समानता, इक्वालिटी। देखो, आज का ये जो वीडियो है वो तो इंट्रोडक्टरी वीडियो है। मोटा मोटी इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे वो हमें समझ में आ जाएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना है। अब जब हम इक्वालिटी पढ़ रहे हैं, देखो जब हम स्वतंत्रता पढ़ते हैं तो इसका मतलब है विदाउट एनी कॉन्स्ट्रेंट्स, बिना कोई प्रतिबंध के, ठीक है। लेकिन जब हम समानता की बात करते हैं, तो जब हम समानता की बात करते हैं तो हम दूसरों के साथ अपने आप कनेक्ट हो जाते हैं। देखो, अगर मैं अकेली हूं तो मैं स्वतंत्र तो हूं, लेकिन क्या मैं समान हूं? समान होने के लिए कोई और चाहिए जिसके साथ मुझे कंपेयर किया जा सके, जिसके साथ तुलना की जा सके। तो यानी जब हम स्वतंत्रता की बात करते हैं तो अकेले इंसान की बात करते हैं, लेकिन जब हम समानता की बात करते हैं तो सभी इंसानों के साथ की बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये चैप्टर। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम ये सबसे पहले तो ये ही पढ़ेंगे कि समानता है क्या, क्या चीज है जिसको हम इतना डीपली स्टडी करने वाले हैं। हमें इस नैतिक और राजनीतिक आदर्श के बारे में क्यों सोचना चाहिए, क्या जरूरत है कि हम समानता जैसे छोटे से शब्द के बारे में इतना सोचें, ये सब हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। क्या समानता का मतलब व्यक्ति से हर स्थिति में समान बर्ताव करना है? अब आप इसको ये समझो कि हम बात करें कि अगर कोई जानवर है, हमें जानवर को मारना नहीं चाहिए, लेकिन वही जानवर, अगर कोई गाय है, गाय खड़ी है, हमें उसको मारना नहीं चाहिए, उसको लकड़ी से नहीं मारना चाहिए, भगाना नहीं चाहिए, वो खड़ी है बेचारी चुपचाप अपने। लेकिन अगर वही गाय अपने सींगों से हमें घायल करने के लिए आ रही है, तो क्या हमें अपनी आत्मरक्षा के लिए उस पर हमला नहीं कर देना चाहिए? तो यानी कहने का मतलब ये है कि एक ही व्यक्ति के साथ, हालांकि हम गाय और इंसान का कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते, लेकिन सेम चीज इंसानों के साथ लागू हो रही है कि हम हमारे पास अगर बस में सपोज कीजिए कि मैं बस में कहीं जा रही हूँ और मेरे पास वाली सीट पर कोई चुपचाप बैठा है, तो मैं क्यों ही उसे परेशान करूंगी। लेकिन अगर वही इंसान मेरे साथ कुछ गलत हरकत करे तो मैं उसका विरोध तो करूंगी ना। तो यानी कहने का मतलब कि क्या हमें इंसानों के साथ हर जगह पर समान बर्ताव करना चाहिए? क्या मुझे अच्छे इंसान और बुरे इंसान में भेदभाव करके उसके साथ अपने व्यवहार में कुछ असमानता नहीं लानी चाहिए? तो ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर क्या हम समानता की ओर कैसे बढ़ सकते हैं और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में असमानता को न्यूनतम कैसे कर सकते हैं। खत्म तो हम कभी नहीं कर सकते, ये तो सो श्योर है कि हम असमानता को कभी नहीं खत्म कर सकते, लेकिन जितना उसको हम मिनिमाइज कर सके, जितना हम इसको कम कर सके, वो कैसे कर सकते हैं, ये इस चैप्टर में डिस्कशन किया जाएगा। हम समानता के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक आयामों को अलग अलग कैसे समझ सकते हैं, कैसे आर्थिक समानता क्या होती है, सामाजिक समानता क्या होती है, राजनीतिक समानता क्या होती है, ये सब चीजें भी हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। इन सवालों को समझने और सुलझाने के क्रम में हम कुछ ऐसी चीजें पढ़ेंगे जो आपके लिए बिल्कुल नई हैं। क्या पढ़ेंगे? समाजवाद पढ़ेंगे, मार्क्सवाद पढ़ेंगे, उदारवाद पढ़ेंगे और नारीवाद से भी हम रूबरू होंगे। यानी ये सारे ही कॉन्सेप्ट हमारे सामने इस चैप्टर में आने वाले हैं। तो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी आर, फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट इज इक्वालिटी, then why should we be concerned about this moral and political idea, why this idea becomes so enhancing and so important for us that we are going to study it intensively. Does the pursuit of equality involve treating everyone the same way in every condition? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। Why should I treat a person in front of me in the same way I am treating the another person?
सो दिस इज द थिंग कि जो हम डिस्कस करेंगे कि क्यों हमें अलग अलग किसी के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार करना पड़ता है. How may we pursue equality and minimize inequality in different spheres of life? We can never abolish the thing of inequality actually, but we can minimize it. And how can we minimize it? What should be the limitations? We are going to study about it and we are going to discuss about it. How do we distinguish between different dimensions of equality? They can be rather political equality, they can be economic equality and social also. We can be unequal by society, we can be unequal by economy and even by politically. So what should we do to make them equally for all of us? In the course of understanding and answering these questions, you would encounter some important ideologies. ये बड़ा important है कि what ideologies you are going to confront now. The ideologies should be socialism, Marxism, liberalism and feminism. You are going to confront all these ideologies in this chapter. अब जब हम बात समानता की कर रहे हैं, जब हमने कहा इक्वालिटी, तो इक्वालिटी क्या है ये समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि असमानता क्या है. भाई इक्वालिटी तभी आएगी जब हम अनइक्वालिटी को खत्म करेंगे, है ना. असमानता को खत्म करने पर हमारे सामने समानता आएगी. तो ये असमानता क्या है, क्यों है, कहाँ है, ये सब चीजें जानना जरूरी है. इसके लिए कुछ उदाहरण आपकी बुक में दिए हुए हैं बहुत अच्छे से. सबसे पहला कि विश्व स्तर पर असमानता को दर्शाने वाले कुछ आंकड़े हैं. सबसे पहला है कि दुनिया के 50 सबसे अमीर आदमियों की सामूहिक आमदनी, मतलब जो दुनिया के सबसे 50 रिचेस्ट मैन जो है ना, उनकी अगर सारी इनकम मिला ली जाए तो दुनिया के 40 करोड़ सबसे गरीब लोगों की सामूहिक आमदनी से भी ज्यादा है. यानी कि वो 50 लोग मिलके दुनिया के 40 करोड़ लोगों से भी ज्यादा कमाते हैं. सोचिए कि ये कितना बड़ा डिस्टिंग्विश है, ये कितना बड़ा डिफरेंशिएशन है कि दुनिया के 50 जो टॉप रिच लोग हैं वो दुनिया के 40 करोड़ गरीब लोगों से भी ज्यादा कमाते हैं. 40 करोड़ और 50, ये आंकड़ा ही बहुत ज्यादा भयावह कर देने वाला. तो इनइक्वालिटी की सीमा देखिए आप, असमानता की सीमा देखिए कि कहां तक असमान हो सकता है. दुनिया की 40% जनसंख्या, गरीब जनसंख्या का दुनिया की कुल आमदनी में हिस्सा कितना है? केवल 5%. यानी कि पूरी दुनिया की 40% जनसंख्या का पूरी दुनिया की आमदनी में हिस्सा है 5%. और जो 10% अमीर लोग हैं ना, उनका पूरी दुनिया की आमदनी में हिस्सा है 54%. तो ये भी कहां कितना असमान आंकड़ा है कि दुनिया के 40% लोग दुनिया की 5% आमदनी पर जी रहे हैं और जो 10% अमीर आदमी हैं वो पूरी दुनिया की कुल आमदनी का 54% एंजॉय कर रहे हैं. पहली दुनिया, खासकर उत्तरी अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के अगड़े यानी आगे वाले जो देश हैं, औद्योगिक देशों में दुनिया की आबादी का 25% रहते हैं. यानी कि अगर टोटल जिसमें अमेरिका भी मिला लिया जाए और यूरोप के भी जो कुछ कंट्रीज हैं उनको मिला लिया जाए तो वहां दुनिया की 1/4 जो है आबादी रहती है. लेकिन दुनिया के 86% उद्योग इन्हीं देशों में है और दुनिया की 80% ऊर्जा इन्हीं देशों में इस्तेमाल की जाती है. यानी कि ये जो 25% लोग हैं ये मिलके टोटल 86% जो है कैपिटल का यूज कर रहे हैं और यही 25% लोग दुनिया की 80% एनर्जी का भी यूज कर रहे हैं. How can we face all the inequalities? The richest 50 individuals in the world have a combined income greater than that of the poorest 40 crores people. ये inequality की लिमिट जो है क्रॉस हो जाती है यहाँ पर. The poorest 40% of the world's population receives only 5% of global income, while the richest 10% of the world's population controls 54% of global income. ठीक है ना. जो गरीब जो 40% है वो सिर्फ 5% आमदनी पर रह रहे हैं और जो 10% अमीर है वो 54% का इस्तेमाल कर रहे हैं. The first world of the advanced industrial countries, mainly North America and Western Europe, with 25% of the world's population, owns 86% of the world's industry and consumes 80% of the world's energy. तो यानी कि ये ना सिर्फ आमदनी इनकी सबसे ज्यादा है बल्कि इनकी एनर्जी कंजम्पशन जो है वो भी दुनिया में सबसे ज्यादा है. इसके अलावा
इन जो आगे बढ़े हुए जो देश हैं, जो आगे के देश हैं, औद्योगिक देश, इनके निवासी भारत या चीन जैसे विकासशील देशों की तुलना में कम से कम 3 गुना अधिक पानी, 10 गुना ऊर्जा, 13 गुना लोहा और इस्पात और 14 गुना कागज का उपभोग करते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि हमसे कितना ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। ये सिर्फ कमा नहीं रहे हैं, हमसे ज्यादा, बहुत ज्यादा जो है कंजम्पशन भी इनका हमसे बहुत ज्यादा है, हमसे बहुत ज्यादा ये उपभोग कर रहे हैं। विकासशील देशों के निवासियों की तुलना में 3 गुना ज्यादा पानी यूज कर रहे हैं। अगर भारत का आदमी नॉर्मली पूरे दिन में 100 लीटर पानी यूज करता है ना एक आदमी, तो वो 300 लीटर यूज कर रहे हैं। 10 गुना ऊर्जा यूज कर रहे हैं, एनर्जी, 13 गुना लोहा और इस्पात और 14 गुना कागज का उपभोग ये कर रहे हैं। गर्भावस्था से जुड़े कारणों से मरने का खतरा नाइजीरिया में के लिए 18 में से 1 मामले में है, जबकि कनाडा के लिए यही खतरा 8700 में से 1 मामले में है। ये बहुत खतरनाक तस्वीर है हमारी दुनिया की, जहां बात की जा रही है कि जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं, अगर नाइजीरिया में आप चले जाओ तो वहां रेशियो क्या है कि अगर 18 औरतें हैं तो उन 18 में से 1 जो है वो कम से कम वो एक गर्भावस्था से की वजह से या उसके जुड़े हुए किन्हीं कारणों की वजह से उसकी मौत हो जाती है। लेकिन वही रेशियो कनाडा में जाकर और 8700 में से 1 है, यानी वहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं कितनी ज्यादा अवेलेबल है और नाइजीरिया में ये कितना गिरा हुआ स्तर है स्वास्थ्य सुविधाओं का। जमीन के अंदर से निकलने वाले ईंधनों की बात की जाए, जिनमें कोयला होता है, पेट्रोलियम है और प्राकृतिक गैस भी है, उनके जलने से दुनिया भर में जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, उसमें से पहली दुनिया के औद्योगिक देश जिसमें अमेरिका है और पश्चिमी यूरोप की कंट्रीज हैं, उनका हिस्सा कितना है? 2/3, यानी कि 66% से भी ज्यादा हिस्सा है इनका। किसका? सिर्फ जो पहली दुनिया के देश है। और वहां आबादी कितनी रहती है पूरी दुनिया की? 25%, यानी पूरी दुनिया की 25% आबादी मिलके पूरी दुनिया का 66% प्रदूषण फैला रही है। अम्लीय वर्षा या एसिड रेन के लिए जिम्मेदार सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड का भी 3/4 हिस्सा, यानी कि लगभग 75% हिस्सा जो है वो इन देशों से उत्सर्जित होता है, यहाँ से निकलता है। ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले बहुत सारे उद्योगों को विकसित देशों से हटाकर विकासशील देशों में लगाया जा रहा है, ताकि कैपिटल या पूंजी या प्रॉफिट तो उनको मिलता रहे, लेकिन प्रदूषित उन देशों को किया जा सके। तो ये भी इनइक्वालिटी या असमानता को ही परस्यू किया जा रहा है। On a per capita basis, a resident of advanced industrial countries consumes at least 3 times as much water, 10 times as much energy, 13 times as much iron and steel, and 14 times as much paper as someone living in developing countries like India or China. तो कितना ज्यादा उनका कंजम्पशन है। The risk of dying from pregnancy related causes is 1 to 18 in Nigeria, but 1 to 8,700 in Canada. तो ये भी कितना जो है अंतर है इस रेशियो में भी। The industrial countries of the first world account for nearly 2/3 of the global emissions of carbon dioxide from the combustion of fossil fuels. They also account for 3/4 of emission of sulfur and nitrogen oxide that cause acid rain. Many industries known for their high rate of pollution are being shifted from the developed countries to the less developed countries. तो इससे क्या होगा? इससे कैपिटल सारी उनकी रहेगी और प्रदूषण उनका होता जाएगा, यानी कि ये जो असमानता है ये बढ़ती चली जाएगी। अब असमानता के कुछ घृणित उदाहरण मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ, जो कि आपकी बुक में भी दिए हुए हैं और कुछ आपको समझाने के पर्पज से भी है। आप देख सकते हैं कि जब हम बात करते हैं सोशल इनइक्वालिटी की, जब हम बात करते हैं सामाजिक असमानता की, तो ये कुछ पोस्टर्स हैं जो कहीं कहीं पहले लगाए जाते थे। आजकल तो चलो ये नहीं देखने को मिलते, लेकिन ये कुछ चीजें हैं, ये कुछ स्लोगन्स हैं जो उस समय लगाए जाते थे, जब कहा जाता है कि कलर्ड सर्व्ड इन रेयर, मतलब कि जो त्वचा के रंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है ना, तो कुछ इस तरह के पोस्टर्स लगाए जाते हैं कि ड्रिंकिंग फाउंटेन, यहाँ पीने का पानी है, जो गोरे हैं वो तो इधर जाके पिए और जो काले रंग के हैं वो इधर जाके पिए। या फिर रेस्ट रूम है जहाँ सिर्फ
वाइट लोग हो यानी गोरे लोगों का आना है, तो ये तो खैर भारत और अफ्रीका के बहुत से देशों ने झेला है, तो फिर हम इसको ये भी नहीं कह सकते हैं कि ये कपोल कल्पित बातें हैं, ये तो बिल्कुल हुआ है। तो ये कहाँ से सोशल जो है सामाजिक समानता की स्थापना होगी, जब इस तरह की सोच होगी लोगों की। अब देखो ये क्या लिखा हुआ है कि अश्वेत लोगों की जगह, बैठने की जगह जो पीछे वाले हिस्से में है, यानी कि आगे बैठने का हक सिर्फ उनको है जिनकी चमड़ी गोरी है। प्रवेश नहीं, अब किसको प्रवेश नहीं है? कुत्तों को, नीग्रों को और मेक्सिको वासियों को। यहाँ ये जो है जो डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, जो भेदभाव किया जा रहा है, या जिसको हम असमानता कहते हैं, वो किसके प्रति है? वो रेसिज्म दर्शा रहा है, वो बिल्कुल जातिवाद, या जिसको हम कह सकते हैं कि उनकी प्रजाति के लिए दर्शाया जा रहा है कि अगर कोई निग्रो है, अगर कोई मेक्सिको का है तो वो आ ही नहीं सकता, और कुत्ते भी नहीं आ सकते, यानी कि उनको कुत्तों के बराबर कहा जा रहा है। ठीक ऐसे ही ये भी वैसे ही कि विश्राम गृह खाली उन लोगों के लिए जो गोरे हैं। तो ये हमें बता रहा है कि किस तरह से समाज में हमारे असमानता फैली हुई है। आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि कुछ बच्चे तो स्कूल जा रहे हैं, यानी कि वो अपनी एजुकेशन ग्रहण करेंगे, आगे बढ़ेंगे, कुछ अपने फ्यूचर के लिए करेंगे, और कुछ बच्चे बेचारे काम पे निकल गए हैं झोला लेके। तो यानी अगर बच्चों की उम्र एक जैसी है तो क्या उनको समान अवसर नहीं मिलने चाहिए पढ़ने के, आगे बढ़ने के, अपने सपनों को पूरा करने के, सपने देखने के? तो कुछ बच्चे जिनको तो सपने देखने का भी हक नहीं है। तो ये भी हमारे समाज में एक बड़ा बदनुमा दाग है कि किस तरह से बच्चों को जो है वो अपने सपने देखने से रोका जा रहा है और उनमें भेदभाव किया जा रहा है। फिर देखो क्यों हमारे समाज में ऐसी बात लोगों को लिखकर प्रोटेस्ट करनी पड़ती है, जहां लिखा जाता है कि ब्लैक लाइव्स मैटर, कि जो काले लोग हैं उनकी जिंदगी भी मैटर करती है। तो ये तब होता है जब हम रेसिज्म के नाम पर बहुत ज्यादा घृणा फैलाते हैं, जब हम कलर के नाम पर लोगों को डिस्क्रिमिनेट करते हैं, भेदभाव करते हैं उनमें। यहाँ कुछ पिक्चर्स हैं, आप देख सकते हैं, जो हालांकि ह्यूमरस वे में बनाई गई है, बहुत ज्यादा जिनको हम कहते हैं कार्टून वे में बनाई गई है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमारे समाज की सच्चाई को हमारे सामने लाकर रखते हैं कि अगर कोई रेस हो जिसमें पुरुष और स्त्रियां दोनों दौड़े, तो शायद पुरुषों के लिए तो वो रास्ता खाली है, लेकिन स्त्रियों के लिए उसमें भी कई सारे ऑब्स्टिकल रख दिए गए हैं, कई सारे हर्डल्स रख दिए गए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि अगर रास्ता बनाया जा रहा है आगे बढ़ने का, तो पुरुषों के लिए तो बनाया जा रहा है और स्त्रियों को अपना रास्ता खुद बनाना पड़ रहा है। तो ये लैंगिक भेदभाव या लैंगिक असमानता को हमारे सामने रखते हैं। तो ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो असमानता के बहुत ही घृणित जो उदाहरण है उनको हमारे सामने पेश करते हैं। अब बात करते हैं कि जब समानता हमने देखा कि और समाज में भी होती है, रेसिज्म के तौर पर भी की जाती है, गरीब अमीर के रूप में भी होती है, तो समानता या असमानता किस किस प्रकार से होती है, या जिनको हम कह सकते हैं कि समानता के प्रकार कौन कौन से हैं। सबसे पहली है प्राकृतिक समानता। प्राकृतिक समानता क्या होती है? प्राकृतिक समानता का अर्थ है कि प्रकृति ने हम सभी व्यक्तियों को एक जैसा पैदा किया है, अतः सभी समान है। इस प्रकार सभी व्यक्ति जन्म से समान होते हैं, उनमें कोई असमानता नहीं पाई जाती। हालांकि इस विचार को कई विद्वान स्वीकार नहीं करते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जब बच्चा जन्म लेता है तब भी कई बार उसमें प्राकृतिक रूप से नेचुरली कई डिफेक्ट्स आ जाते हैं, कई बीमारियां या कुछ ऐसी चीजें होती है जिनकी वजह से शायद वो आने वाले टाइम में हमें पहले ही पता होता है कि उतना ग्रो नहीं करेगा। तो ये होती है प्राकृतिक समानता। फिर नागरिक समानता। नागरिक समानता से तात्पर्य है कि सभी लोगों को नागरिक अधिकार और स्वतंत्रताएं समान रूप से मिलनी चाहिए। यानी अगर सरकार ने कोई कानून बनाया है तो वो कानून मुझ पर भी उतना ही लागू हो जितना देश के प्रधानमंत्री पर हो रहा है, या फिर किसी और पर भी उतना ही लागू होना चाहिए। तो वो कहलाते हैं समान नागरिक अधिकार। अगर कोई स्वतंत्रता दी गई है, छूट दी गई है, तो वो हर एक व्यक्ति को बराबर दी जानी चाहिए। इसको कहते हैं नागरिक अधिकार और स्वतंत्रताएं। कानून की दृष्टि से सभी नागरिक बराबर होने चाहिए। राज्य व समाज द्वारा नागरिकों को जो स्वतंत्रता प्रदान की जाती है वो नागरिक स्वतंत्रता होती है। तो ये इसका प्रॉपर डेफिनेशन है कि राज्य व समाज द्वारा नागरिकों को जो स्वतंत्रता प्रदान की जाती है वो नागरिक स्वतंत्रता होती है। जैसे कि धार्मिक स्वतंत्रता, हम अपने भगवान को, हम अपने अल्लाह को, हम अपने गॉड को जैसे चाहे, जिस तरीके से चाहे याद कर सकते हैं। उसकी उपासना पद्धति में कोई भेदभाव नहीं होगा कि भाई आप जो पद्धति चाहो वो अपना सकते हो। भाषण की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, बस तब तक जब तक कि वो किसी और को नुकसान ना पहुंचाए। प्रेस आदि की स्वतंत्रता, प्रेस का मतलब कि जो मीडिया होता है वो उसको सच्ची खबरें लोगों के सामने रखने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। फिर है राजनीतिक स्वतंत्रता। सभी लोगों को
धर्म, रंग, जाति, जन्म आदि के आधार पर बिना किसी भेदभाव किए समान रूप से सारे राजनीतिक अधिकार मिलने, यही राजनीतिक स्वतंत्रता कहलाती है। इस प्रकार राज्य की नजर में सभी को समान माना जाना चाहिए। अगर 18 साल के व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है तो वो 18 साल का व्यक्ति चाहे किसी भी रंग का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म स्थान का हो या किसी भी लिंग का हो, उसको वो अधिकार मिलेगा। अगर चुनाव लड़ने का अधिकार 25 साल के बाद सबको है तो वो सबको मिलेगा। अगर राष्ट्रपति बनने का अधिकार 35 साल के बाद है तो वो सबको मिलेगा। तो यानी कहने का मतलब ये जो सारे राजनीतिक अधिकार हैं वो राजनीतिक समानता की श्रेणी में आते हैं। फिर है आर्थिक समानता। आर्थिक समानता का मतलब ये नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति मजदूरी कर रहा है उसको भी उतना ही वेतन दिया जाए और अगर कोई साइंटिस्ट है उसको भी उतना ही वेतन दे दिया जाए, ये नहीं होता आर्थिक समानता का अर्थ। आर्थिक समानता का अर्थ होता है कि सभी को आर्थिक विकास का समान अवसर उपलब्ध कराया जाए, यही आर्थिक समानता है। So when we study about the kinds of equalities, we just talk first about natural similarity or equality. Natural equality means the nature has created all persons equally, hence all are equal. In this way, all persons are equal by birth and no inequality is found among them. Then civil equality. Citizenship equality means that all people should have equal civil rights and freedoms. All citizens should be equal before the law. कानून के समक्ष, जो विधि के समक्ष समानता है ना, उसको हम दो तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं कि हम अगर मैंने कुछ गलत काम किया है तो चाहे कोई भी पहुंच वाला व्यक्ति हो चाहे कोई नीचे से नीचा व्यक्ति हो, उसको एक बराबर सजा मिलेगी एक गलती के लिए। और अगर आप उत्पीड़ित पक्ष में से हैं, अगर आप जो है विक्टिम हैं, तो फिर आपको कानून के संरक्षण का बराबर अधिकार मिलेगा, चाहे कोई गरीब हो चाहे अमीर हो। तो यानी ये कहलाती है विधि के समक्ष या द इक्वालिटी बिफोर लॉ। The freedom provided by the state and the society to the citizens is civil liberties such as a freedom of religion, speech, press, etc. फिर है political equality. Political freedom is political freedom to all the people to get equal political rights without any discrimination on the basis of religion, color, caste, birth, etc. Thus, in the eyes of the state, everyone should be treated as equal. Then economic equality, providing equal opportunities to the economic development to all is economic equality. तो ये आपके लिए जानना जरूरी है कि स्वतंत्रताएं अलग अलग कैसी होती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो इनके बाद कुछ और तरह की समानताएं हैं जिनके बारे में हम बात कर सकते हैं। हमने राजनीतिक समानता देखा, हमने सामाजिक समानता हमने प्राकृतिक समानता देखा। अब जानते हैं कानूनी समानता क्या होती है। ठीक है ना, कानूनी, देखो नागरिक समानता और कानूनी समानता थोड़ी अलग होती है। कानूनी समानता से तात्पर्य है कि सभी व्यक्ति कानून की दृष्टि में समान हैं, किसी के साथ भी पक्षपात नहीं होना चाहिए। रूसो ने एक कथन कहा है कि सभी नागरिकों को कानूनी समानता प्रदान करना नागरिक समाज की प्रमुख विशेषता है। यानी जब हम बात कम्युनिज्म की कर रहे हैं तो चाहे बाकी चीजों के लिए कम्युनिज्म का या मार्क्सवाद का विरोध कर लिया जाए, लेकिन इसके लिए हमेशा से ही उसको सपोर्ट किया जाता है कि जब बात समानता की आती है तो वो सबके लिए इक्वल पॉइंट ऑफ व्यू क्रिएट करता है। फिर है सामाजिक समानता। सामाजिक दृष्टि से सभी व्यक्ति समान हैं, किसी भी आधार पर व्यक्ति व्यक्ति में अंतर नहीं किया जाना चाहिए। फिर है नैतिक समानता। नैतिक समानता का अर्थ है नैतिक विकास के समान अवसरों से। अगर मैं कुछ अच्छा करना चाहूं समाज के लिए तो मुझे उसकी पूरी छूट मिलेगी, और अगर कोई और करना चाहे तो उसको भी वही सब अवसर मिलेंगे। लीगल इक्वालिटी। लीगल इक्वालिटी मीन्स दैट ऑल आर इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ. Don't be partial to anyone. Rousseau said the main feature of civil society is to provide legal equality to all citizens. ये रूसो का बहुत प्रसिद्ध कथन है, तो अगर आप लिखते हैं इस तरह से कोट करके तो आपके मार्क्स मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो इन छोटे मोटे कोटेशंस जो आपके सामने आते हैं हमेशा उनको ध्यान में रखा कीजिए। सोशल इक्वालिटी। socially everyone is equal. There is no difference between person to person on any basis. Then moral equality. Moral equality refers to equal opportunities for moral development.
तो ये है समानता की अवधारणा जिसके बारे में हम बात करते हैं। समानता जो है वो किसी एक की जागीर नहीं होती और किसी एक के लिए लागू भी नहीं हो सकती, क्योंकि जैसा मैंने कहा जब हम बात समानता की करेंगे तो हमें कंपैरिजन में कोई तो चाहिएगा जिसके कंपैरेटिवली मुझे समानता दी गई है, जिसके बराबर मुझे समान रखा गया है या जिससे मेरे बराबर समान रखा गया है। तो जब हम समानता की बात करते हैं तो हम राज्य की और पूरे देश की बात करते हैं। तो ये था समानता के बारे में, इक्वालिटी के बारे में। आपको इंट्रोडक्टरी जो पॉइंट ऑफ व्यू आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि अगर आप ये पॉइंट सारे ध्यान में रखोगे ना तो इस चैप्टर में आने वाली सारी चीजें आपके आराम से समझ में आ जाएगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। इसी चैप्टर को आगे परस्यू करते हुए मिलते हैं जल्दी ही। अगर आपकी कोई डाउट्स हैं तो आप कॉमेंट बॉक्स में लिखिए, वी विल ऑलवेज ट्राई टू सॉल्व ऑल ऑफ देम। थैंक यू।